नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 109 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां भाग 1 में हमने 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। यदि आपने उन 5 क्वेश्चनों की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि 10 के 10 क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सके। आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि मुगल कालीन टकसाल प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि मुगल कालीन टकसाल प्रणाली के बारे में बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछ लेगा कि टकसाल की जगह मुद्रा लिख देगा, यानी कि क्वेश्चन पूछ लेगा मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली के बारे में बताओ, तो भी बात एक ही है। तो देखो, किसी भी साम्राज्य की जो मुद्रा प्रणाली होती है वो उस समय की इकोनॉमी के बारे में बताती है और उस समय के व्यापारिक स्थिति के बारे में बताती है। तो जब आप मुगल कालीन टकसाल प्रणाली की बात करोगे, मुद्रा प्रणाली की बात करोगे, तो ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह प्रणाली मुगल काल की मुद्रा और वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक थी। इससे हमें उस समय की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी ये पता चलता है, इकोनॉमिकल पावर कैसी थी ये पता चलता है, और साथ ही साथ ट्रेडिंग कैसे होती थी, यानी कि व्यापार कैसे होता था ये भी पता चलता है। इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है, मुद्रा के निर्माण के लिए टकसाल की स्थापना की गई थी, जहां पर सिक्कों को ढाला जाता था। मुगल शासन के तहत जो भी सिक्के जारी किए जाते थे वो पूरे के पूरे साम्राज्य में चलते थे, व्यापार में प्रयोग किए जाते थे, टैक्स की वसूली में यूज किए जाते थे और राजस्व प्रणाली में उपयोग किए जाते थे। मुगल कालीन जो मुद्रा प्रणाली थी इसने क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया, और मुगल प्रशासन को एक फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी होती है, वित्तीय स्थिरता होती है, वो प्रदान की। मुगल काल में टकसालों को कई स्थानों पर स्थापित किया गया था, यानी कि जहां पर मुद्रा ढाली जाती है उसे टकसाल कहते हैं। और ये जगह दिल्ली में भी थी, आगरा में भी थी, लाहौर में भी थी, काबुल, अहमदनगर, गुजरात और बंगाल तक में थी। और ये सारी की सारी जो टकसालें थी ये साम्राज्य के अलग अलग भागों में स्थानीय जरूरतों को पूरा करती थी। टकसाल में राज्य की देखरेख में सिक्के ढाले जाते थे, और सिक्कों को ढालते वक्त धातु की शुद्धता पर वजन रखा जाता था। जैसे मान लो तांबे के सिक्के जारी किए जाएंगे तो तांबे की शुद्धता पर ध्यान रखा जाएगा, सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे तो सोने की शुद्धता पर ध्यान रखा जाएगा, वजन पर ध्यान रखा जाएगा कि 4.5 ग्राम का सिक्का है या 3 ग्राम का सिक्का है या 5 ग्राम का सिक्का है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, और बनावट का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अकबर ने मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित भी किया और केंद्रीय प्रबंधन भी लागू किया। सिक्कों के प्रकार की बात करोगे तो मुगल काल में 3 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। पहले होते थे सोने के सिक्के, जिसे मोहर कहा जाता था। सोने के सिक्के जो होते थे ये हाई वैल्यू के होते थे और बड़े बड़े व्यापारिक लेन देन में इनका यूज़ किया जाता था। फिर चांदी के सिक्के चलते थे, जिसे रुपया कहा जाता था। चांदी के सिक्के सामान्य व्यापार लेन देन में यूज़ किए जाते थे। रुपया मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मुद्रा थी। फिर तांबे के सिक्के थे, जिसे दाम कहा जाता था। तो तांबे के सिक्के छोटे मूल्य के लेन देन के लिए जारी किए जाते थे। ये आम जनता में उपयोग किए जाते थे। सभी सिक्के साम्राज्य की टकसाल में ढाले जाते थे और उन पर सम्राट के नाम भी होते थे, और कब से कब तक शासन चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी होती थी। अकबर के योगदान की बात करोगे मुद्रा प्रणाली में, तो अकबर ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया और पूरे साम्राज्य में सिक्के चलाने में प्रबंध किया, जिससे व्यापार में भी सुविधा हुई और राजस्व में भी सुविधा हुई। टकसालों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया, सिक्कों का वजन, धातु की शुद्धता पर भी ध्यान दिया गया। आईने अकबरी पढ़ोगे जो कि अबुल फजल ने लिखी है, तो उसमें मुद्रा और टकसाल के नियमों का भी वर्णन किया गया था। तो टकसाल प्रणाली इकोनॉमी को भी बढ़ावा देती है, स्टेबिलिटी बढ़ावा देती है, कर प्रणाली को सरल बनाती है। मुद्रा प्रणाली ने साम्राज्य के प्रशासन में स्थिरता को बनाए रखने में योगदान दिया। लोगों को नगद वेतन देने में भी थोड़ी सी आसानी हुई, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट इसका यह था कि भ्रष्टाचार बढ़ा, अनियमितता बढ़ी, सिक्कों की गुणवत्ता में गिरावट आई, व्यापार में समस्याएं आई। तो मुगल कालीन टकसाल प्रणाली एक सुव्यवस्थित थी और संगठित भी थी। ये प्रणाली मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो अगर क्वेश्चन आता है मुगल कालीन टकसाल प्रणाली के बारे में बताओ, तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली कर दोगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अकबर की सुलह कुल की नीति का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया है कि अकबर के सुलह कुल की नीति बताओ। तो देखो, अकबर का जो दरबार था वो विभिन्नताओं भरा दरबार था। यहाँ बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति और बहुत सारी भाषा के लोग रहते थे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भी लोग रहते थे। ऐसे में क्या था कि दरबार में ना लड़ाई झगड़ों की स्थिति बनी रहती थी। जैसे अकबर के दरबार में ईरानी भी बहुत थे, तुरानी भी थे, अफगानी भी थे। तो ऐसे में अफगानी लोग ये चाहते थे सत्ता उनके हाथ में रहे, तुरानी लोग ये चाहते थे सत्ता उनके हाथ में रहे, ईरानी लोग चाहते थे सत्ता उनके हाथ में रहे। तो अकबर ना पता है क्या चाह अकबर ने क्या करा, अकबर ने इन सबको एकजुट रखने के लिए सुलह कुल की नीति शुरू करी। सुलह कुल मतलब मेल जोल की नीति।
इस नीति में उसने सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा दिया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा दिया, समाज के सभी वर्गों को शासन में शामिल किया। अकबर को ये पता था भारत जैसे बहुधार्मिक देश पर शासन करने के लिए हमें सुलह कुल यानी कि सभी धर्मों के बीच में मेलजोल की नीति को अपनाना पड़ेगा। अकबर की सुलह कुल की नीति का वर्णन इस प्रकार से है। सुलह कुल का मतलब है सभी के लिए शांति, सभी के लिए मेल मिलाप। क्यों? क्योंकि अकबर के दरबार में अलग अलग धर्मों के अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग थे उनका प्रभाव था, और आप सभी लोगों को तभी एकजुट कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो जब आप सभी को भागीदारी रखो शासन में। तो इसने क्या करा, सुलह कुल की नीति के माध्यम से सभी धर्म सभी जातियों के प्रति निष्पक्षता रखी, भेदभाव रहित शासन चलाया और सभी लोगों को शासन में भागीदारी भी दी। अकबर ने महसूस किया कि अगर मैं धार्मिकता के आधार पर शासन चलाऊंगा, भेदभाव करूंगा, तो ये मेरे राज्य के लिए क्या होगा, घातक होगा। वह इस्लामी नियमों और परंपराओं का पालन करता था, लेकिन उसने किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करी। उसने सभी धर्मों को समान रूप से समझा और सबकी भावनाओं को सम्मान करा। ये उसकी सुलह कुल की नीति सबसे जबरदस्त थी। इस नीति की विशेषता ये थी कि टॉलरेंस यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करो, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा मत दो। उसने गैर मुसलमानों पर जो जजिया कर लगता था उसे भी समाप्त कर दिया, जिससे हिंदू, जैनियों, सिखों और अन्य धर्मों के प्रति उसके उदार दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है। अकबर की सुलह कुल की नीति समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने सभी धर्मों के लोगों को न्याय और समानता का आश्वासन दिया। हिंदू और मुसलमानों दोनों को महत्वपूर्ण पद दिए। लोगों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच भी चर्चा शुरू करी। उसने इबादत खाना शुरू किया। इबादत खाने में क्या होता था, विविध धर्मों के गुरुओं को बुलाया जाता था और उनसे धर्म के मामले पर बहस की जाती थी। उसने दीन इलाही की स्थापना करी। ये एक नया विचार था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें थीं। प्रभाव ये रहा सुलह कुल की नीति का कि हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव कम हुआ, सांप्रदायिक शांति बनी रही, राजनीतिक स्थिरता बनी रही, उसका शासन मजबूत हुआ, समाज में भाईचारा बना रहा, प्रशासन में सुधार हुआ। आलोचना ये की जाती है कि यह परंपरा जो थी इस्लामी परंपराओं से अलग थी। दीन इलाही को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। निष्कर्ष ये निकलता है कि अकबर की सुलह कुल की जो नीति थी वो उसकी दूरदर्शिता को दिखाती है। यह सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता नहीं बल्कि समाज को मजबूत करने और राजनीतिक ढांचे को एकजुट करने में भी मददगार थी। हालांकि दीन इलाही को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों ने उसकी आलोचना करी, क्योंकि कट्टरपंथी ये चाहते थे कि अकबर इस्लामिक नियमों के हिसाब से शासन चलाए। अगला क्वेश्चन है 1556 से 1560 के मध्य की सत्ता की राजनीति तथा बैरम खान के संरक्षण काल की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। पहला ही क्वेश्चन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन कि 1556 से 1560 या फिर बैरम खां के संरक्षण काल की संक्षिप्त में चर्चा करो। तो चाहे क्वेश्चन सिर्फ बैरम खान के बारे में जैसे पूछे या 1556 से 1560 के बारे में पूछे, हमेशा आंसर यही होगा, ध्यान रखना। और ये पेपर में कई बार पहले ही क्वेश्चन आ जाता है या पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो, जब अकबर राजा बना तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, यानी कि वो एक छोटा सा बच्चा था। तो उस समय जो पूरी की पूरी सेना को कंट्रोल करता था वो बंदा था बैरम खान। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अकबर के टाइम पीरियड पर जो सेना को मजबूती दी वो किसने दी, बैरम खान ने। तो कह रहा है अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मुगल साम्राज्य की सत्ता को मजबूती से स्थापित बैरम खान ने किया। अकबर के राज्यरोहण के समय उसकी उम्र जो थी वो सिर्फ 13 साल थी, इसलिए शासन की बागडोर बैरम खान के हाथ में रही। बैरम खान ने अकबर के साम्राज्य को स्थिर करने के लिए और सभी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि बैरम खां को अकबर का संरक्षक कहा जाता है और सेना का सेनापति कहा जाता है। उसे खाने खाना की उपाधि दी गई। जब अकबर राजा बना तो बैरम खान ने शासन और प्रशासन की सारी बागडोर संभाले रखी। जितने भी महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिए जाते थे वो बैरम खान ही लेता था। यानी कि कहाँ अटैक होना है, किस अटैक का कैसे सामना करना है, सेना को कहाँ भेजना है, किस व्यक्ति को किस पद पर रहना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता था, बैरम खान। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, और आपको पता है पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से जो लड़ाई कर रहा था वो बैरम खान ही कर रहा था। तो हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। बैरम खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया और हेमू को इस पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया। इस विजय ने मुगल साम्राज्य को फिर से सुरक्षित किया, स्थिर किया। बैरम खान ने पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कर लिया और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जितने भी छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे उन सबको हरा हरा के मुगलों के कंट्रोल में कर दिया। बैरम खान ने अकबर की सुरक्षा के लिए कई विद्रोह को खत्म किया, राजनीतिक अस्थिरताओं से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब बैरम खान अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, जब उसने बहुत सारी सेनाओं को हरा दिया था, मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बहुत आगे तक फैला दिया था, तो उसके अंदर घमंड आ गया। उसे लगा कि यार राजा मैं होना चाहिए, और बस यहीं से बैरम खान के पतन की शुरुआत हो गई।
1560 तक बैरम खां की शक्ति बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। वो अकबर को हर मामले में नीचा दिखाने लगा था और अकबर और उसके दरबारी उससे असंतुष्ट होने लगे थे। अकबर कोई भी जो निर्णय था वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले पा रहा था। उसके हर निर्णय में टांग अड़ाता था बैरम खान। इसलिए अकबर ने धीरे धीरे स्वतंत्र राजनीति करनी शुरू कर दी और बैरम खान की शक्ति को कम करने का निर्णय लिया। अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने के लिए कहा, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या तक कर दी गई। तो इस प्रकार से 1556 से 1560 का जो समय था वो अकबर के शासनकाल का महत्वपूर्ण चरण था। यहाँ जो अकबर ने अपनी सेना को मजबूती से स्थापित किया वो बैरम खान की वजह से किया, क्योंकि अगर बैरम खां का कुशल नेतृत्व नहीं होता, उसकी प्रशासनिक क्षमता नहीं होती, तो यहीं पर मुगल काल खत्म हो गया होता। तो मुगल काल की मजबूती में जितना बड़ा नाम हम बाबर, हुमायूं और अकबर का लेते हैं, उतना ही बड़ा नाम बैरम खान का भी है। लेकिन बैरम खान की जब शक्ति मजबूत हो गई तो उस शक्ति को कम करने के लिए अकबर ने चाल चली। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब मुगल भारत पर शासन कर रहे थे तो वो प्रशासन कैसे कैसे चलाते थे, यानी कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करोगे, यानी कि प्रशासन कैसे चलाया जाता था, तो ये एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी। एक बड़ा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर था जिसने पूरे के पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा था। जैसे कि सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे। जैसे कि आज के टाइम पर क्या होता है, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, फिर राज्य को भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता था ताकि प्रशासन को अच्छे से चलाया जाए। तो ऐसे मुगल काल में भी केंद्रीय प्रशासन था और केंद्रीय प्रशासन का जो हेड था वो खुद राजा था। राजा के पास ही सारी शक्ति थी, वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास थी। राजनीतिक मामले में भी वही सॉल्व करता था और प्रशासनिक मामले में भी वही सॉल्व करता था। इसके अलावा सेना की लीडरशिप भी करता था, युद्ध में जाकर खुद सेनापति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, न्यायिक कार्य भी करता था, राज दरबार लगाता था और लोगों के जो मामले हैं वो भी सुनता था। तो देखा जाए तो सेंट्रल जो पावर थी वो राजा के आसपास ही घूमती थी। सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। इसके अलावा राजा के पास दरबार होता था। दरबार में बड़े बड़े अधिकारी होते थे, बड़े बड़े मंत्री होते थे, बड़े बड़े सलाहकार होते थे, जिनकी मदद से बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जाती थी और राजा को सलाह दी जाती थी। हर एक मंत्री सम्राट की सहायता करता था। जैसे कुछ मंत्री थे वजीर। वजीर की बात करें तो सबसे बड़ा पद यही माना जाता था और ये राजस्व और प्रशासन का प्रमुख होता था। एक होता था मीर बख्शी, ये सैनिक मामलों का प्रमुख होता था। एक होता था मीर समन, ये दरबार की देखरेख करता था और भंडार का प्रमुख होता था। एक था सदर उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। तो ये तो सेंट्रल प्रणाली थी। अब हम बात करते हैं प्रांतों का शासन कैसे चलता था। तो जैसे आज भारत में क्या है, अलग अलग राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे ही पहले मुगल काल में क्या था, बहुत सारे प्रांत थे। अकबर के समय में 15 प्रांत थे जिन्हें सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबा का एक अधिकारी होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था, जो प्रांत का मुखिया होता था। इसके अलावा और भी कुछ अधिकारी होते थे, जैसे राजस्व अधिकारी को दीवान कहा जाता था, कानून व्यवस्था के अधिकारी को फौजदार कहा जाता था, न्यायिक अधिकारी को काजी कहा जाता था, सेना के प्रभारी को बख्शी कहा जाता था। ये सब मिलकर शासन चलाते थे। लोकल लेवल पर जो शासन चलता था तो सबसे छोटे स्तर पर ग्रामीण इकाइयां थी, परगना था। तो शासन पूरे के पूरे साम्राज्य को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटा गया था ताकि प्रशासन बहुत अच्छे से चलाया जा सके। ग्रामीण स्तर पर मुखिया और पटवारी जैसे अधिकारी होते थे जो विवादों का निपटारा करते थे। इसके अलावा एक अच्छी सी राजस्व प्रणाली थी जिसमें लोगों से टैक्स वसूला जाता था। अकबर के शासनकाल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टोडरमल, ये वित्त मंत्री भी बने थे। इन्होंने भूमि की माप करी और अलग अलग क्वालिटी की जो भूमि थी उसे अलग अलग भागों में रखा कि अगर कहीं की ज़्यादा उपजाऊ क्षमता है किसी भूमि की तो वहाँ से ज़्यादा टैक्स ले लो भाई, कहीं की कम उपजाऊ क्षमता है तो वहाँ से कम टैक्स लो, क्योंकि इनकम का जो सोर्स था वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी? कृषि थी। किसानों से उनकी भूमि की उपज के आधार पर टैक्स लिया जाता था। न्यायिक व्यवस्था की बात करोगे तो सम्राट खुद ही न्यायाधीश था, लेकिन काजी को भी रख रखा था जो न्यायिक मामलों का संचालन करता था। सैनिक प्रशासन की बात करोगे तो एक मजबूत सैनिक व्यवस्था थी, मनसबदारी प्रणाली के तहत नियुक्त किया जाता था। मनसबदारी प्रणाली मैंने पिछली वाली वीडियो में ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका डिस्कस कर रखा है कि मनसबदारी प्रणाली का मतलब ये है कि एक रैंक दी जाती थी कि फर्स्ट रैंक के अधिकारी कौन से होंगे, सेकंड रैंक के अधिकारी कौन से होंगे, तीसरी रैंक के अधिकारी कौन से होंगे, और ये जात और सवार के आधार पर होती थी। धार्मिक सहिष्णुता थी अकबर के शासनकाल में, यानी कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव की बात की गई थी। और वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया गया था। बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण किया गया था, राजमार्गों का निर्माण किया गया था, बाजारों का निर्माण किया गया था जो व्यापार के अनुकूल थे। फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टकसाल प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी। मुगल प्रशासन की जो सीमाएं थी वो ये थी, यानी कि समस्याएं ये थी कि प्रांतों में विद्रोह होते रहते थे। जो जागीरदार होते थे ये हमेशा सत्ता के लिए चुनौती बने रहते थे। मनसबदार जो होते थे बड़े बड़े, ये कई बार खुद ही राजा बनने की चाह में विद्रोह कर देते थे। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी जिसकी वजह से मुगलों का आगे चलकर पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में
दक्कन में कृषि संबंधों की व्यवस्था पर चर्चा कीजिए और उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, मुगल काल में दक्कन में कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो मुगल काल के दौरान दक्कन क्षेत्र में खास तौर पर कृषि व्यवस्था एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी थी, क्योंकि वहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे वो कृषि पर ही निर्भर थे। कृषि व्यवस्था की बात करेंगे तो हम राजस्व प्रणाली की बात करेंगे, परंपराओं की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे। जैसे कि दक्कन में कृषि व्यवस्था की पहली विशेषता ये थी कि भूमि का उपयोग और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो यहाँ के किसान कई प्रकार के फसलों की खेती करते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, तिलहन, तिल, सूरजमुखी, नकदी फसलें, कपास, गन्ना और मसाले। नकदी फसलों का उत्पादन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, विशेषकर कपास और मसालों के लिए। सिंचाई के लिए दक्कन क्षेत्र में एक वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता थी। सिंचाई के लिए नदियों का, तालाबों का, कुओं का प्रयोग किया जाता था। चेक डैम और छोटे छोटे तालाबों का निर्माण भी किया गया था। सिंचाई की व्यवस्था सीमित थी। कृषि मानसून पर निर्भर होती थी। भूमि की गुणवत्ता की बात करोगे तो दक्कन वाले क्षेत्र में लाल और काली मिट्टी आपको दिखाई देगी। काली मिट्टी जिसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास की खेती के लिए जबरदस्त होती है, कॉटन की खेती होती है, क्योंकि काली मिट्टी में पानी रुक जाता है, पानी रोककर क्षमता होती है उसमें, सूखा पड़ने पर भी उसमें उत्पादन कम हो जाता था। राजस्व संग्रह करने के लिए बहुत सारे अधिकारी रखे गए थे, और राजस्व की जो दरें थी वो भी अलग अलग रखी गई थी। अलग अलग जमीन के हिसाब से अलग अलग टैक्स लिए जाते थे, जो कि दक्कन के क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसके अलावा जमींदारी प्रणाली होती थी। एक जमींदार के पास एकड़ों एकड़ जमीन होती थी, जिससे बहुत सारे भू सुधारक खेती करते थे। जमींदार किसानों से कर वसूलते थे और एक इसका उसका साम्राज्य को दे देते थे। जमींदारों का किसानों पर नियंत्रण था, जिसकी वजह से किसानों पर अत्याचार होता था। किसानों की स्थिति मिश्रित थी। कुछ क्षेत्रों में किसान ठीक थे, उनके पास जमीनें भी थी, अधिकार भी थे, जबकि कई क्षेत्रों में जो किसान थे वो जमींदारों के नियंत्रण में थे। प्राकृतिक आपदा, सूखा और फसल की बर्बादी की वजह से किसान को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कृषि व्यवस्था की विशेषताओं की बात करोगे दक्कन में, तो फसल की विविधताएं थी, विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती थी। सिंचाई प्राकृतिक रूप से निर्भर थी, मानसून पर। भूमि काली और लाल मिट्टी थी। राजस्व प्रणाली जिसकी हमने चर्चा कर ली है। जमींदारियों का नियंत्रण था। निष्कर्ष ये निकलता है, मुगल काल में दक्कन में कृषि व्यवस्था साम्राज्य की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, विशेषकर मिट्टी और मानसून जलवायु। तो दक्कन में खेती कैसे थी, तो एक कॉमन सेंस से आंसर हो सकता है। मैं आशा करता हूँ इन 10 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।